17 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर आपकी कोविड-19 जो इस टाइम वायरस फैला हुआ है उसके रिगार्डिंग है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन। तो ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी थी। क्यों थी ये? क्योंकि ये वर्ल्ड की फर्स्ट रजिस्टर्ड कोविड वैक्सीन है। इसका क्या मतलब है? कोरोना वायरस या कोविड-19, कोरोना वायरस बहुत टाइप के हैं। कोरोना वायरस एक फैमिली है, ठीक है। तो जो अभी वायरस फैला हुआ है उसका नाम कोविड-19 रखा हुआ है। कोविड-19 की जो वैक्सीन सबसे पहली दुनिया में रजिस्टर हुई है वो स्पुतनिक 5 हुई है। किस कंट्री ने की है? रशिया ने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बना ली है। अभी इसे लेके कंसर्न्स हैं कि क्या ये सेफ है या नहीं। जैसे कि इंडिया में डॉक्टर रेड्डी जो आपके टेस्टिंग लैब्स और ये सब कुछ भी है, उनके साथ मिलके इंडिया में इस वैक्सीन को लाने की बात हो रही है। पर इंडिया में भी अगर इसे लाना है तो पहले टेस्टिंग होगी इसकी, फिर जाके इंडियन पॉपुलेशन को फीड आउट की जाएगी। देखो, वैक्सीन का बहुत बड़ा रिस्क होता है। वो क्या होता है वो अभी शॉर्टली में वैक्सीन जब बताता हूँ तब करते हैं। स्पुतनिक 5 नाम का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, रशिया जो बना है, रशिया 1990 में जाके दोबारा बना है जब सोवियत यूनियन फॉल हो गया था। दुनिया में एक टाइम पे जब कोल्ड वॉर का जमाना था, दो बड़ी पावर्स थी, सोवियत यूनियन और दूसरा यूएसए। इन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। लॉन्ग टर्म में जो सोवियत यूनियन है ये सारा टूट गया और छोटी छोटी कंट्रियों में बिखर गया, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो रशिया बना, ठीक है। तो ये जो रशिया अपने एक तरह से हिस्टोरिक मूवमेंट को यहाँ पे दोबारा से सिग्निफिकेंस दे रहा है। आपको पूछा जा सकता है कि स्पुतनिक 5 किस चीज का नाम था? स्पुतनिक 5 इंसान के द्वारा लॉन्च की गई फर्स्ट सैटेलाइट का नाम था। वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट जो हमने स्पेस में किसी ने लॉन्च की थी। दुनिया की सबसे पहली जो सैटेलाइट थी वो सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी और उसका नाम था स्पुतनिक 5। वैसे ही क्योंकि ये दुनिया की फर्स्ट है, उन्होंने वही नाम फिर से इसका यूज किया, स्पुतनिक 5, ठीक है। तो रशिया अपनी ग्लोरी को दोबारा जी रहा है, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है स्पुतनिक किसने बनाया? स्पुतनिक नाम का सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट रजिस्टर्ड कोविड वैक्सीन कौन सी है? वो स्पुतनिक 5 होगी। अब वैक्सीन्स होती क्या हैं ये समझना जरूरी है। देखो, वैक्सीन्स को बनाया कैसे जाता है उसी के अंदर उसका सारा का सारा लॉजिक है। बेसिकली कोई भी जो आपका जैसे वायरस है, अगर वायरस के अगेंस्ट जैसे हम वैक्सीन बना रहे हैं, वायरस को तुम लोगे साइंटिफिक लैब में, या तो तुम इस वायरस को थ्रू मतलब मेडिकल इंटरवेंशन, ये क्या करते हैं लैब्स में, होता क्या है, इस वायरस को कमजोर कर दिया जाता है। या तो इस वायरस को कमजोर कर दिया जाएगा या इसे मार दिया जाता है। मतलब कहीं से कोई सैंपल लिए वायरस के, मतलब पेशेंट जैसे बीमार हो रहे हैं, पेशेंट के तुम ब्लड से ये वायरस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट किया वायरस, उसके बाद या तो उस वायरस को कमजोर कर दिया लैब में या बिल्कुल मार दिया, ठीक है। यहां से स्टेज शुरू होती है आपके वैक्सीन बनाने की। वैक्सीन और कुछ नहीं होता, वैक्सीन एक्चुअली वही वायरस होता है। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि आप कोविड की वैक्सीन दोगे किसी को, तो आप लोगों में उस वायरस का एक तरह से इंजेक्शन लगाओगे। तुम जानबूझ के बॉडी को वायरस फीड करोगे। उससे होता क्या है और ये हार्मफुल क्यों, कम हार्मफुल क्यों है? मतलब ट्रायल्स अगर सारे हो गए तो लेस रिस्की है। 100% रिस्क फ्री कभी नहीं होता। लेस रिस्की क्यों है ये? देखो, वायरस वीक या डेड करके जब तुम बॉडी में इंसर्ट करते हो, हमारी बॉडी का बेसिकली वैक्सीन का काम क्या होता है? वैक्सीन कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को बताता है। जब हमारा इम्यूनिटी जिससे बनती है, जैसे इम्यूनिटी कहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है
उसे जैसे ही कोई नया वायरस मिलता है उसके सिस्टम में, मतलब हमारी पूरी बॉडी में लगातार ये चेक रखता है, कोई भी नया वायरस उसे मिलता है वो साथ के साथ इसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है ताकि हमारी बॉडी को ये बीमार ना करे। पर जब भी कोई नया वायरस होगा इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये नए वायरस के आगे कई बारी बहुत ही लेट परफॉर्म करना शुरू करता है जिसके कारण डेथ्स होती हैं। ठीक है, जो डेथ्स हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। वैक्सीन्स करती क्या है, देखो एक वैक्सीन का आपको एग्जांपल जो सब भी जिसके गो थ्रू हुए होंगे, पोलियो की वैक्सीन याद है? अभी भी खैर होती है, मतलब सबने कभी ना कभी कंज्यूम की है। 2 बूंद दिए जाते होते थे ना, वो 2 बूंद क्या थे, वो बूंदों में एक्चुअली वायरस होता है, वीक किया हुआ वायरस होता है वो 2 बूंदों में। पोलियो के वायरस जैसे ही बॉडी में जाते हैं इम्यून सिस्टम हर बारी उसे डिटेक्ट करता है, मतलब उस बूंदों को अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, करोड़ों पार्टिकल्स हैं, 1000 भी नहीं, ठीक है, वो सारे पार्टिकल से वो लड़ने की कोशिश करता है। हमने वायरस को पहले ही बॉडी में कमजोर करके भेजा है वैक्सीन के थ्रू, तो क्या है हमारा इम्यून सिस्टम इसे बहुत जल्दी डिफीट कर देता है और एक्चुअली पेशेंट्स बीमार नहीं पड़ते। ज्यादा से ज्यादा कई बार थोड़ा नोजिया, उल्टियाँ ऐसा कुछ होने लग जाता है, उससे ज्यादा कोई सिम्टम नहीं होते वैक्सीन के, वो भी एक्सट्रीम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, हम क्योंकि कमजोर करके फीड करते हैं। पर कमजोर किए हुए वायरस से हमारे इम्यून सिस्टम को फायदा क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को एक बार जब वो लड़ाई लड़के से डिफीट कर देता है ना, इसके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जानकारी आ गई कि ये वायरस बना कैसे है, ये वायरस कैसे हराया जा सकता है, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आ गई। अगली बारी जब वो वायरस बॉडी एंटर करेगा, इंफॉर्मेशन इसके पास पहले ही है, वो साथ के साथ इसे स्टडी कर लेगा और जिस साइड से लड़ना है वो वैसे ही लड़ता है। तभी ऐसा नहीं है कि दुनिया में पोलियो ही खत्म हो गया, हम पोलियो वायरस से इम्यून हो चुके हैं, हमें पोलियो कहीं टच भी करेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, जब हम कोरोना रेफर करते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने कोरोना वायरस के अपने आप ही टेस्ट करवाने शुरू कर दिए थे, जब इंडिया में टेस्ट किट्स भी नहीं अवेलेबल थी और लोग पॉजिटिव टेस्ट हो रहे थे, जिन्होंने खुद ही जाके लैब में सोचा कि कोरोना टेस्ट करा ले किसी प्राइवेट लैब में। प्राइवेट लैब्स के पास कोरोना वायरस के हमेशा टेस्ट अवेलेबल हैं, पर कौन से कोरोना वायरस के? कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, उसमें से 90% वायरस ऑलरेडी ऐसे हैं जिससे ह्यूमंस इम्यून है, हमें पता भी नहीं चलता वो वायरस कब हमारी बॉडी में आते हैं। ये वायरस अभी नया है, ऐसा नहीं है ये वायरस कभी खत्म हो जाएगा, गायब कभी नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में ह्यूमंस में इसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जानी है, तो हमें पता भी नहीं चला करना कि ये कब ह्यूमंस में वायरस आ गया। कुछ साल ये हमेशा डेडली काम करता है, इसीलिए मतलब यहाँ तो हम नेचर की वेट करें कि नेचर हमें अडॉप्ट करवा दे, पर उसमें इंसानों की जानें बहुत ज्यादा जाएंगी, इसलिए हम वैक्सीन का रास्ता अपनाते हैं, हम अपने अंदर खुद इम्यूनिटी बिल्ड करवा देते हैं और वायरस से लड़ने के लिए कैपेबल करवा देते हैं। ठीक है तो स्टेट सर्विसेज में पूछा जा सकता है कि ये वायरस का नाम, ये वैक्सीन नाम किसने रखा है और ये कहाँ से आया? ये एडवर्ड येनर ने रखा है। ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस, एचएस ऐसे पेपरों में आते रहे हैं, तो इसे याद रखना, ऐसे क्वेश्चन। एडवर्ड येनर, उन्होंने वैक्सीन नाम रखा था, ये बेसिकली स्मॉल पॉक्स जो काउ पे होते थे, काउ पॉक्स, उनकी उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाई थी और उसके ऊपर उन्होंने फिर ये नाम रखा था, बेसिकली वायरस के नाम से आया वैक्सीन, जो वायरस था स्मॉल पॉक्स का जो काउ को लगता था, यहाँ से नाम आया। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स आपके आते हैं पेपर में, तो मैं पहले ही बता दूं। तो एक वैक्सीन कब प्रॉपरली काम करेगी? जब वो सारे ये पॉइंट्स मीट करती है, तब वो प्रॉपरली काम करती है। यहाँ पे बाई चांस इसे इधर करना था पॉइंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये इसके सारे पॉइंट्स हैं यहाँ नीचे को। वैक्सीन की एफिशिएंसी कैसे मानी जाती है, डिजीज कैसी है उसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी, वायरस का स्ट्रेन कैसा है उसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी,
वैक्सीनेशन शेड्यूल कैसे दिया जा रहा है वो, ठीक है, मतलब जल्दी तो नहीं की जा रही, तभी स्पुतनिक थोड़ा भी डेंजरस है। इम्यून सिस्टम के बारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपका होस्ट का डिफेंस सिस्टम, अभी जो ऊपर मैंने समझाया। इससे रिगार्डिंग गवर्नमेंट की एक स्कीम जानना भी जरूरी है, जो है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हाँ जी, कितने रंग? 7। ओरिजिनली जब ये मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था, बेसिकली ये 7 बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन देने के लिए था। अब ये टोटल इंडिया में 9 बीमारियां कवर करता है, 9 वैक्सीन कवर करता है, बढ़ा दी गई ओवर द टाइम, पर नाम वही है इसलिए, ठीक है। तो अब ये 9 है, ठीक है। तो ओरिजिनली 7 से शुरू हुआ था, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, 2017 में आखिरी जोड़ी गई थी, टोटल 9 हो गए हैं। 9 ऑल ओवर इंडिया है। पर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, ये सारे मतलब सारे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को टोटल 9 देने हैं, पर अगर आपसे ये पूछा जाता है मिशन इंद्रधनुष के अंदर टोटल कितनी वैक्सीन कवर है, टोटल 11 कवर्ड है। बाकी की जो 2 हैं वो लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में बांटी जा रही हैं, सारे इंडिया में कवरेज नहीं है। जहां पे सबसे ज्यादा उनकी प्रॉब्लम है सिर्फ वो वहीं पे दी जा रही है, ठीक है। ये सारी वैक्सीन के नाम है, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, मतलब किन के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाती है। डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मैंथिसिस, निमोनिया, ये सारे हो गए, रोटा वायरस, और ये सारे आपके 11 यहाँ पे नाम लिखे हैं। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि इनमें से कौन सी बीमारी मिशन इंद्रधनुष के अंडर कवर्ड है और नहीं भी कवर्ड, मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आपको ये सारी बीमारियों के नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। और ये मिशन याद रखना किन के लिए, अल्टीमेट गोल किसके लिए, फुल इम्यूनाइजेशन करनी है सारे बच्चों की 2 साल की उम्र तक, मतलब 0 to 2 तक उन्हें कवर कर लेना है। 2 साल से पहले पहले ये सारी वैक्सीन दे देनी है, प्लस प्रेग्नेंट वुमेन भी इसमें कवर्ड हैं, ये आपके ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्योंकि मिशन इंद्रधनुष के ऊपर जो लोगो है ना, उसमें बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। और जहां पे भी सुनोगे हमेशा बच्चों के कंटेक्स्ट में मिशन इंद्रधनुष सुनते हो, तो हमेशा कंफ्यूजिंग पॉइंट जो एग्जामिनर डालेगा वो प्रेग्नेंट वुमेन के अकॉर्डिंग डालेगा। तो इस चीज को, इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखना। अगला आपके पंजाब हरियाणा फार्मर्स में अभी प्रोटेस्ट छिड़ा हुआ है आपके एग्रीकल्चर बिल को लेके, क्योंकि डर बैठा हुआ है कि शायद एमएसपी भी लॉन्ग टर्म में खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर तुम मेरी मानो तो सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि एमएसपी एक पॉइंट पे जाके खत्म कर दी जाएगी। बेसिकली सरकार ने अभी किया क्या है, आपके एक तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करने अलाउ कर दिए हैं, यानी कि आपके बड़ी कंपनियां एग्रीकल्चर फार्म लीज आउट कर सकती हैं और उसके बाद अपने मुताबिक खेती कर सकती हैं, जैसे अमेरिका में होता है। तो जो किसान होगा, बेसिकली किसानों को इसमें नुकसान नहीं है। किसानों को क्या होता है, या तो जो पैदावार होती है, अगर किसान को देखभाल रखने के लिए बोला जाता है तो किसान को कुछ परसेंटेज दिया जाता है जितने टोटल सेल हुई, नहीं तो एक रेंट के तौर पे, प्रॉपर्टी के तौर पे वो चढ़ जाता है। और एक्चुअली वो जितना भी किसानों को मिल रहा है उससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब जो कंपनसेशन अल्टीमेटली किसान जितना इनपुट डालता है और उसे अल्टीमेटली जो आउटपुट मिलता है उससे कई गुना ज्यादा ही मिलेगा। तो जैसे शहरों में शॉप्स रेंट आउट होती हैं, वैसे ही आपके फार्म्स भी रेंट आउट होने शुरू हो सकते हैं, अगर स्टेट्स एग्री करें। अभी स्टेट्स ने एग्री नहीं किया। जो आपका एग्रीकल्चर है, देखो सेंटर ने सिर्फ अपने लिए एक मॉडल बिल बनाया, मतलब एग्रीकल्चर को एक तरह से अलाउ किया है, पर एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिसीजन लेने का जो भी फैसला है, शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन का किसे प्रोवाइड करता है ये पावर? स्टेट्स। तो इसके ऊपर जो अल्टीमेट डिसीजन होता है वो हमेशा स्टेट्स का होता है,
सेंटर ने बस इंटरस्टेट ऐसे करने के लिए अलाउ कर दिया है, पर उसे ओवरऑल परमिशन देना, हमेशा पर स्टेट परमिशन मिलेगी, तो जो जो स्टेट्स अलाउ करेंगी उनका अपना है, ठीक है। तो एक्चुअली जो किसान अगर सेंटर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेंटर के पास तो पावर ही नहीं है उसे लेके, ठीक है। सेंटर ने दूसरा काम एक और किया जिसके अगेंस्ट एक्चुअली जिसकी पावर उनके पास है, वो है कि सेंटर ने इलेक्ट्रिसिटी बिल मॉडिफाई किया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, अभी कोविड के चलते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑर्डिनेंस के थ्रू मॉडिफाई कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन कि शेड्यूल 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लिस्ट में पड़ती है? हाँ जी, कौन सी लिस्ट में पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी? स्टेट लिस्ट में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आपकी पड़ती है कॉनकरेंट लिस्ट में। ओके, लिख लो कॉनकरेंट। ये कॉनकरेंट लिस्ट में है, यानी कि इसके ऊपर, कॉनकरेंट का मतलब है इसके ऊपर सेंटर की सरकार भी कानून बना सकती है और स्टेट की सरकारें भी कानून बना सकती हैं। लेट्स सपोज दोनों कानून बना दे, सेंटर भी कानून बना दे और स्टेट भी, तुम्हारी थोड़ी पॉलिटी की नॉलेज टेस्ट करते हैं, सेंटर भी कानून बना दे, स्टेट भी कानून बना दे, तो मुझे बताओ किसका कानून होल्ड करेगा और किसका नहीं? ऑप्शन देता हूँ, जिसने बाद में बनाया उसका, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का, या प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा? असेंबली। पार्लियामेंट। असेंबली। पार्लियामेंट का। हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर कौन सा है? हमारे इंडिया में जो फेडरेशन है वो कौन सी बायस रखती है? यूनिटरी सेंटर। हाँ, यूनिटरी बायस, यानी कि सेंटर की तरफ को हमारा थोड़ा सा पूरा सिस्टम झुका हुआ है, सेंटर के पास थोड़ी पावरें ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अगर ऊपर वो कानून बनाने पे आते हैं तो स्टेट्स का कानून अपने आप कैंसिल हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में बेसिकली उन्होंने क्या किया है, जो बिजली पे अभी सब्सिडीज मिलती है ना, जैसे किसानों को जो सब्सिडाइज्ड रेट पे बिजली आती है, वो सब्सिडी खत्म की जा रही है। ये एक्चुअली ये प्रोटेस्ट जो छिड़े हैं, ये इस मूव कारण ज्यादा छिड़े हैं, क्योंकि इससे फिर डर लग रहा है कि एमएसपी भी चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो अभी आपके किसानों को सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है, गरीबों को भी दिया जाता है, वो सारी सब्सिडी खत्म कर दी गई है। सब्सिडी खत्म करने का मतलब ये नहीं कि सब्सिडी मिलेगी नहीं, उन्होंने क्या किया है कि सब्सिडी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हुआ करेगी। अब पहले क्या होता था कि जो पीछे पावर डिस्कॉम्स हैं वही बिजली को सस्ता करके बेचते थे, बाकी उन्हें कंपनसेशन सरकार देती थी। अब वो नहीं होगा, जो आपके पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं वो पूरे रेट पे बेचेंगी, बाद में पीछे से कंपनसेशन अपने आप आएगी, सॉरी उनके बैंक अकाउंट्स में अपने आप पैसा आएगा, ठीक है। जो किसान है जो रजिस्टर करेंगे उनके अकाउंट में पैसा अपने आप आएगा। उसके लिए भी क्राइटेरिया सेट किए जाएंगे धीरे धीरे। देखना, ओवरऑल इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा है, तो कैपिटलिज्म में ये सब्सिडीज, ये सारी चीजें हमेशा खत्म होती जाती हैं, तो इंडिया उसी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी सर, नाले ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਬਿੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ फ्री ਹੁੰਦਾ, टोटली फ्री ਹੁੰਦਾ सर? नहीं, तो वो सब्सिडी तो है, टोटली फ्री, जीरो बिल, कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਜੀ। रुको कुछ महीने। ठीक है, सब बिल आने लगेंगे, तभी तो ये प्रोटेस्ट छिड़े हैं। तो इससे हमारे लिए बेसिकली मैंने आपको इशू बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का पुराने महीनों में चीजें कवर हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑर्डिनेंस आए हुए बहुत टाइम हो गया। हमारे लिए अब जो इम्पोर्टेंट है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये क्या है? एक तरह से आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। मार्केट इंटरवेंशन का स्कीम का क्या मतलब होता है? मार्केट फोर्सेस, जो आपकी सप्लाई और डिमांड है, उसके प्राइजेस में हम छेड़खानी कर रहे हैं। मार्केट में डायरेक्टली इंटरवीन करके हम बता रहे हैं कि ये चीज इतने की बिकेगी, इससे कम नहीं बिक सकती। इसे कहते हैं इंटरवेंशन करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, ताकि कभी भी देखो, किसान की जिस साल फसल अच्छी होती है, ऐसा ना हो कि
किसान की बम्पर क्रॉप हो रही है, बहुत अच्छी क्रॉप हो रही है, पर उसका नतीजा क्या हो रहा है कि उसे मार्केट में प्राइस ही ना मिले, फिर फायदा क्या रहा बम्पर क्रॉप होने का। इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार ने एक मिनिमम स्लैब सेट कर देती है। आपके जब बिजाई होनी होती है, जब अभी बीज बोने होते हैं, उससे पहले ही सरकार अनाउंस कर देती है कि किस क्रॉप पे कितनी एमएसपी मिलेगी जब ये क्रॉप उग जाएगी। हार्वेस्ट के बाद कितना पैसा आपको कम से कम मिलेगा, ताकि किसान उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सके। तो ये मिनिमम स्लैब डिसाइड कर ली गई। मिनिमम स्लैब डिसाइड करने के बाद आपके किसान ने जो भी उगाया, अल्टीमेटली हार्वेस्ट हुआ, लेट्स सपोज प्राइस इससे नीचे गिर गई, तो आपकी सरकार क्या करती है, इतना तो पैसा सरकार बाद में बेच के वैसे भी कमा लेगी, तो इतना एक तरह से सिर्फ उसे कवर करने की जरूरत है, सरकार इतना पैसा कवर कर देती है, ठीक है, ताकि किसान को ये मिनिमम कम से कम इतना प्राइस तो मिले ही मिले। ये जो प्राइस है ये डिसाइड किया जाता है रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन होती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इनकी रिकमेंडेशन पर डिसाइड किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये याद रखना। और ये वर्ड याद रखना, रिकमेंडेशन। फाइनल अनाउंस कौन करता है पेपर में, ये चीज तुमने ध्यान देना है, अनाउंस और रिकमेंडेशन। अल्टीमेटली अनाउंस कौन करता है, एमएसपी, आपकी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसकी रिकमेंडेशन पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड होता है या कौन अनाउंस करता है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। रिकमेंडेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की होती है, CACP, ठीक है, और अनाउंस करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है, ये PM इसका हेड होता है, वो डिसाइड करते हैं अल्टीमेटली कितनी एमएसपी मिलेगी। तो जरूरी नहीं है इनकी सारी रिकमेंडेशन माननी जाए, रिकमेंडेशन बदली भी जा सकती है, मतलब फाइनल एमएसपी अलग भी हो सकती है जो रिकमेंडेशन आई है, ठीक है, बढ़ाई या कम भी की जा सकती है, वो कैबिनेट कमेटी की मर्जी होगी। तो जब ये रिकमेंडेशन दे रही होती है, जो कमीशन बैठी है, जब वो रिकमेंडेशन दे रही है, वो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करती है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, इम्प्रूव्ड प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है, ट्रेंड मार्केट में कैसे, डिमांड सप्लाई कैसी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है किसानों के, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है कि एक आम किसान को डिसेंट जिंदगी जीनी है तो कम से कम कितनी उसे कंपनसेशन देनी चाहिए। ऐसी सारी चीजों को कंसिडर करके अल्टीमेट डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज और, जब ये प्राइस डिसाइड होता है ना, ये 2 वे डिसाइड होता है। 2 वे क्या है कि आपके जो फार्मर्स हैं इन्हें भी कंपनसेशन मिल जाए, और जो कंज्यूमर है उन्हें भी क्रॉप ज्यादा महंगी ना पड़े। देखो एमएसपी देने को तो तुम किसी भी चीज पे 10,000 भी दे दो, पर 10,000 देने के बाद मार्केट में तुम्हें भी तो उतनी महंगी, कम से कम कंपनसेशन जो ओपन मार्केट सेल करोगे उसे भी तो महंगा बेचोगे। ऐसा भी ना हो कि कंज्यूमर ही ना खरीद पाए। इंडिया गरीब भी तो बहुत है, इंडिया में गरीबी भी तो बहुत है, 60% पॉपुलेशन हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर्ड है, तो खुद हिसाब लगाओ 60% आबादी खाना तक अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो इसलिए एमएसपी डिसाइड करते हुए दोनों का ध्यान रखा जाता है, किसान भी ठीक रहे और कंज्यूमर्स के लिए भी क्वांटिटी के साथ प्राइस भी ठीक से मिल जाए, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग सारे पॉइंट दिए हैं। टोटल जैसे 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं, 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 राबी क्रॉप्स हैं, 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स है, ठीक है, अगर सबसे स्पेसिफिक तुमसे पूछा जाए तो ऑयल सीड्स 8 हैं, उसके बाद सीरियल्स हैं, फिर पल्सेस हैं, फिर बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। शुगर केन के ऊपर भी एमएसपी होती है, बेसिकली बस उसका नाम, और शुगर केन जो है ना ये अनाउंस अलग से की जाती है।
इसे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस कहते हैं। है ये भी एमएसपी, बस इसका नाम अलग है। तो अगर तुम्हें ऑप्शन में आता है कि शुगर केन के ऊपर भी एमएसपी दी जाती है, वो सही होगा, बस उसे नाम अलग से अनाउंस किया जाता है। बाकी सारी एक साथ अनाउंस हो जाती है, शुगर केन अलग से अनाउंस होती है, ठीक है, पर कवर्ड वो भी है। पर सर अभी ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਵਾਲੀ क्या चीज? ਸਰ ਇਹ ਕਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ हाँ हाँ, ਸਰ ਉਹ ਚ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। वो तो क्या कहते हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा, वो सारे इंडिया में प्रॉब्लम है कि शुगर मिल्स जो हैं उनकी बहुत टाइम से पेमेंट ड्यू पड़ी है, मतलब किसानों को करने वाली पेमेंट्स ही नहीं बहुत टाइम से दे रहे हैं। तो वो पैसा सिर्फ यहाँ नहीं, वो बहुत जगह पे फंसा पड़ा है। वो पूरे शुगर केन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। शुगर केन इंडस्ट्री के ऊपर ज्योग्राफी में जब एग्रीकल्चर का लेक्चर होगा तब बात करेंगे। सर हाँ जी सर बाकी स्टेट च इन्ना प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते? तो सर सगों स्टेट च भी बीजेपी अपने तो फिर भी कांग्रेस है। नहीं, तो तभी तो क्या कहते हैं, बाकी स्टेट्स में प्रोटेस्ट इसलिए तो कम हो रहा है। पहली बात तो वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट ही तो ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है। तुम्हें क्या चल लगता फिर है? होता है और मतलब पास कर ही देंगे ना कि एमएसपी वगैरह सब बंद करना। नहीं तो हाँ, प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे? देखो प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हो रहे, जहां पे हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ग्रुप की सपोर्ट चाहिए होती है। जो तुम्हारे प्रोटेस्ट होते हैं ऐसे फ्री में कभी नहीं होते, इनके पीछे हमेशा फोर्सेस लगती हैं, पैसा लगता है बहुत ज्यादा। तो वो पैसा कौन लगाए? जो लोगों को प्रोटेस्ट पे लेके जाते हैं ना, वहां जाके खाने पीने का इंतजाम, उनके पानी का इंतजाम सब कुछ करना पड़ता है, टेंट्स लगे पड़े होते हैं, बोर्ड्स बनाने होते हैं, सब कुछ। तो वो किसान थोड़ी देते हैं उसका पैसा, किसानों के पास तो पहले नहीं है। किसान तो बस प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। जिस स्टेट में देखो तुम्हारी जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन इस टाइम इंडिया में बहुत बड़ा फेलियर है। ऑपोजिशन अपने आप को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रही सरकार के सरकार पिछले 1.5 साल में तो एटलीस्ट इतने ब्लंडर कर चुकी है ना, पर तुम्हारी ऑपोजिशन एक ढंग का प्रोटेस्ट नहीं करवा पाई इंडिया में। ये इससे बड़ा फेलियर नहीं हो सकता। ये सरकार का मोरल बूस्टर होता है कि हमें एक्चुअली रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये ऑपोजिशन का सबसे बड़ा फेलियर है। ऑपोजिशन का काम ही ये है सरकार के अगेंस्ट बोले जाना। डेमोक्रेसी चलती 2 प्रिंसिपल पे है, एक बंदा काम करेगा, एक बंदा उसे अपोज करेगा, ठीक है। अपोज नहीं करोगे, सरकार अपने एक्शंस में अपने आप लेथार्जी दिखाएगी। तभी कहते हैं जो जनरल पब्लिक भी है, तुम्हें कभी सरकार के डिफेंस में उतरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ सरकार से उम्मीदें रखना। जितनी बढ़ाओगे सरकार को उतनी करनी पड़ेगी। जितना तुम सेटिस्फाई हो जाओगे कि सरकार ठीक कर रही है, सरकार की अपने आप उम्मीदें कम हो जाएंगी। तुम्हें क्यों सेटिस्फाई होना है किसी भी चीज पे? अगलों का काम ही तुम्हें सर्विस देना है, तो डिमांड्स बढ़ाओ, कम ना करो। सरकार के डिफेंस में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वहां पे रहो, ठीक है। अगर बॉर्डर इश्यूज हैं वहां पे चलो ठीक है, प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए जब सरकार मुश्किल प्रॉब्लम में है। पर क्रिटिसिज्म ये भी तो होना चाहिए, अगर इंडिया की टेरिटरी लॉस्ट हुई है तो क्यों हुई है, सरकार कर क्या रही है। बाद में एक्शन जरूर लिए गए, पर स्टार्टिंग में जब जनरल पब्लिक में जब प्रोटेस्ट बढ़ा तभी सरकार को भी इंटरवीन करना पड़ा। इस बार सेम पॉलिसी नहीं अपनाई गई। चाइना को हर बारी जो वो चाहता था दे दिया जाता था, मतलब एक तरह से उन्हें ओपन पास मिल जाता था, तभी तो वो फायदा उठा रहा था। अब जाके अगर स्टेप उठाए जा रहे हैं, वो इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि पब्लिक में है। ऑपोजिशन तो हमारी फेल है, ऑपोजिशन तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये पब्लिक में एंगर होने के कारण और लगातार जो न्यूज मीडिया ने कवरेज दी उसके कारण सरकार के ऊपर प्रेशर आया, ठीक है। तो अब आते हैं आपकी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज पे। देखो सारी कमिटीज ऑब्वियसली करंट अफेयर में नहीं लिखी जा सकती, तो हम इन्हें आपकी बुक में पढ़ते होते हैं पॉलिटी की। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज पर है क्या, इसे जरूर पढ़ेंगे। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज पहले बनाई ही क्यों जाती हैं? देखो आपका जो लोकसभा और राज्यसभा है
उनके होते हैं सेशन। सेशन साल में 3 बार ही मिलते हैं आमतौर पे, जैसे कि आपका बजट सेशन हो गया, आजकल आपका मॉनसून सेशन चल रहा है, ठीक है, वैसे तो जुलाई में होता है, डिले हो गया, पर इसे मॉनसून सेशन के नाम से जाना जाता है। और साल के एंड में दिसंबर में जाके आपका विंटर सेशन होता है। ये जो साल में 3 सेशन है, तीनों सेशन अराउंड 25 से 30 दिन एवरेज, मतलब थोड़े इससे ज्यादा भी चल सकते हैं, बजट सेशन थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, 30, बाकी सारे 25 से 30, इससे ज्यादा अक्सर नहीं काम करते, बस इतना को दिन ही काम करते हैं। तो इतने दिन में तुमने कोई अगर कानून बनाना है, लॉ बनाना है, कोई उसके लिए एक्ट पास करना है, तो तुम एक्ट कैसे पास करोगे अगर इतने कम दिन काम करोगे? तो एक्चुअली आपके पार्लियामेंट में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई। इनका काम क्या होता है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा नहीं होता कि ये 25 दिन बैठे हैं सिर्फ एक ही बिल डिस्कस करना है। एक सेशन में कम से कम 25-30 बिल तक आ जाते हैं, यानी कि रोज नया बिल आ रहा होगा, एक दिन में भी 4-4 आ रहे होते हैं कई बार, ठीक है। तो जब उन्हें पास करना है तो एक एक पॉइंट पे डिस्कस करना, उन्हें स्टडी करना और उसके अकॉर्डिंग पास करना जरूरी है। तो इतना ज्यादा टाइम तो है नहीं इनके पास, इसलिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। इसमें होते कौन है? इसमें आपके होते एमपीज ही हैं, जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं वही होते हैं। बस पार्लियामेंट जब नहीं भी सेशन में होती, जब सेशन में होती है तब भी और उसके बिना भी ये कमिटीज मिलती रहती हैं, टाइम टू टाइम सरकार की अलग अलग पॉलिसीज, स्कीम्स, डिपार्टमेंट से जो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं वो सब कुछ स्टडी करती रहती है, ताकि जब ये सेशन में आए यहाँ पे हर चीज पहले डिटेल्ड में हर मेंबर के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, जब वो चाहें एक्सेस कर सकते हैं, पर इंफॉर्मेशन हमेशा रेडी टू गिव होती है कि जब तुम्हें चाहिए मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। उसके लिए ये फिनोमेना बनाया गया ताकि पार्लियामेंट में हर चीज डिटेल से की जा सके, ठीक है। तो इसी की रिगार्डिंग पॉइंट है, इसमें वही राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं, दोनों की अपनी अपनी कमिटीज भी होती हैं, जॉइंट कमिटीज भी बहुत सारी हैं। यहाँ पे अब आपकी कुछ फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज बारे लिखा हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स आपके सरकार के जो पब्लिक अकाउंट्स के खाते होते हैं उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखती है, ठीक है। इसके अंदर मेंबर्स टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, तो लोकसभा वालों की डोमिनेंस है। वैसे एस्टिमेट्स कमेटी, इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। बाकी पॉइंट्स आपके बुक में लिखे हुए हैं इनके भी, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो भी आपने पढ़ने हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है वो भी आपने पढ़नी है, वो सब कुछ आपने याद करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपके अकाउंट कमिटीज हैं जितनी भी हैं, इसके ये मेंबर्स कितने होते हैं मैं बताता हूँ आपको, पढ़ना क्या क्या बुक से। आपको इनके टेन्योर कितना होता है सारे मेंबर्स का, टोटल मेंबर्स कितने हैं, इनका हर कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो कैसे चुना जाता है, उस कमेटी का फंक्शन क्या है वो चुना जाता है, ठीक है। उमेश, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज भी करनी है और ये बाकी जो परमानेंट कमिटीज है ये भी करनी है, मतलब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज 24 अलग है, ठीक है। उसके अलावा ये पार्लियामेंट्री कमिटीज अलग है। आपकी बुक में पूरा चैप्टर दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, आपने वो सारा पढ़ना है। टेन्योर, टोटल, चेयरमैनशिप, फंक्शन, हर साल पीसीएस में भी इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूपीएससी में भी इसका एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। एचएएस का इस साल का मैंने पेपर देखा नहीं, पर एचएएस में पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी एचएएस का पेपर वीकेंड पे डिस्कस करना है, तो लगा के चलो एक क्वेश्चन यहाँ से। तो हर स्टेट, ये मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर द टाइम बनता जा रहा है, इस कारण इसे पढ़ना जरूरी है, इस चैप्टर को मिस मत करना। गाजा बेल्ट, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो पेपर में बन सकता है, गाजा कहाँ पे है? गाजा बेसिकली आपके मिडल ईस्ट, इजराइल की, इजराइल ने कब्जा किया हुआ है तो इजराइल के साथ पड़ता है। किस साइड को ये ओपन होता है, किस सी को ये ओपन होता है? ये मेडिटेरेनियन सी को ओपन होता है, ठीक है। इसका मैप नीचे चला गया, ये देखो ये गाजा स्ट्रिप है, ये थोड़ा मैप बिजी है,
मैं इसलिए ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका गाजा है और ये आपका दूसरा जो येलो वाला पार्ट है इसे कहते हैं वेस्ट बैंक। गाजा और वेस्ट बैंक मिलके ये टेरिटरीज बनती थी जो देश कभी बनना था पैलेस्टाइन। जो इजराइल पैलेस्टाइन, हमेशा तुम इजराइल के साथ कभी भी कोई विवाद सुनोगे, इजराइल जब भी मिसाइलें लॉन्च करता है वो यहाँ वेस्ट बैंक में होती हैं या गाजा में होती हैं। गाजा और वेस्ट बैंक एक्चुअली पैलेस्टाइन देश बनने थे। देखो इनमें फर्क क्या है, इस टाइम इसके सारे के ऊपर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, तो ये पूरा इजराइल आपको मैप में ये पूरे इजराइल के तौर पर दिखता है। इजराइल जो है इनमें रिलीजन का थोड़ा फर्क है। ये जूज हैं, ये जुडाइज्म में विश्वास करते हैं, इनका जो रिलीजन है वो जुडाइज्म है, ये इन्हें जूज के तौर पे रेफर करते हैं। जो पैलेस्टाइन होना था ये मुस्लिम्स का देश होना था। तो ओरिजिनली जो एग्रीमेंट हुआ उसमें आपके दो हिस्सों में ये टेरिटरी बांटी गई थी, यहाँ पे पैलेस्टाइन बन जाना था, बाकी एरिया में इजराइल होना था। पर आपकी जो अब इसमें इजराइल की गलती नहीं है, हम कैसे नहीं है, मतलब इनिशियली इजराइल की गलती नहीं है। हुआ क्या, आसपास जितने देश हैं वो सारे इस्लामिक देश हैं। इस्लामिक देशों को मंजूर नहीं था कि यहाँ पे एक जूस का देश हो, क्योंकि पास्ट में जो एंशियंट वर्ल्ड है उसमें बात की जाए तो आपके जो जूस रहे हैं ना एक टाइम पे ये सर्वेंट्स रहे हैं इन्हीं एम्पायर्स में, मतलब जितने आपके इस्लामिक एम्पायर है इनमें सर्वेंट्स रहे हैं। तो इन्हें स्टार्टिंग में बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक इनका देश बनने जा रहा है, ठीक है। ब्रिटिशर्स और यूएसए की सपोर्ट थी तो इनका देश बन रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो बाकी इस्लामिक देशों ने क्या किया, आपकी 50s और 60s में कोशिश की, 60 और 70s में कोशिश की हर तरफ से। यहाँ पे इजिप्ट की बाउंड्री लगती है, ठीक है, ऊपर आपके सीरिया, इन सारे देशों ने कोशिश की इजराइल के ऊपर अपनी फौजें भेजने की, और एक्चुअली इजराइल ने सबको हराया वॉर में। वो सारे देश क्या चाहते थे, इजराइल के ऊपर कब्जा कर लिया जाए और यहाँ पे इजराइल खत्म करके पैलेस्टाइन बना दिया जाए। ये जब सोच इजराइल के थिंक टैंक तक पहुंची, इजराइल के पॉलिसी मेकर्स तक पहुंची, उन्होंने फैसला किया कि सारी गेम ही पलट जाए। वॉर में तो जीत ही चुके थे, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे भी इजराइलियों को भेज भेज के अपनी सेटलमेंट बनाना शुरू कर लिया। यहाँ पे अब इजराइली रहते हैं ज्यादातर, अभी भी कई जगह पे हैं, पर ज्यादातर ये बॉर्डरिंग एरिया में अब इजराइली फैलने शुरू हो गए। और वही गाजा स्ट्रिप थोड़ी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है जो इजराइल के अगेंस्ट हमले करता है, जिसे हमास कहते हैं। इजराइल जो मिसाइल्स लॉन्च करता है आपके, चाहे वो गाजा में करता है चाहे वेस्ट बैंक में करता है, यहाँ पे लगातार मिसाइलें गिरते रहते हैं, कभी टैंक भेज देते हैं, कुछ करते रहते हैं, वो हमास के अगेंस्ट होती है हमेशा। हमास की जहां पे भी इन्हें लोकेशन लगती है वहां पे ये फायरिंग कर देते हैं। उसमें बहुत सारी सिविलियंस की जानें भी जाती हैं, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड जगह में रहते हैं, वो शहरों के बीच में टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। तो वहां पे आपके मिसाइलें लॉन्च कर करके उन्हें तबाह कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ इसीलिए बना बिकॉज अभी भी जैसे गाजा के ऊपर रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं और एयरक्राफ्ट हिट स्ट्राइक्स भी की गई हैं, ठीक है, इसी कारण। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब आपके दो अरब देश, अरब आपके मुस्लिम देश हैं, पहली बारी मुस्लिम देश इजराइल की तरफ थोड़े ओपन अप हो रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है, इजराइल तब कर रहा है। बहुत ही पावरफुल मैसेज इजराइल देने की कोशिश कर रहा है कि एक साइड पे वो मुस्लिम देशों से हाथ भी बटा रहा है, दूसरी साइड पे पैलेस्टाइन के ऊपर एक तरह से हमले हो रहे हैं। ये सारे मुस्लिम देश वही थे जो कभी इजराइल से रिश्ते नहीं बनाना चाहते थे पैलेस्टाइन के इशू पे। पर आज दुनिया में इजराइल की जो स्टैंडिंग है, इजराइल में अलग ही लेवल के स्टार्टअप्स हैं,
इसराइल स्टार्टअप से भरा पड़ा है और हर साल और बढ़ जाते हैं। इसराइल में तो बहुत अमीर देश होने वाला है आने वाले टाइम में। इसराइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा पैसा ही उसमें होता है और सबसे ज्यादा मेहनत भी एक्चुअली उसमें है। और एक बार अगर तुम कोई चीज रिसर्च और डेवलप कर पाओ तो सबसे ज्यादा पैसा भी उसमें ही है। तो इसराइल उसमें बहुत आगे है, इसलिए ये सारे देश धीरे धीरे इसराइल की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में साफ दिख रहा है कि पैलेस्टाइन का इशू ही खत्म हो जाएगा। पर आपके पेपर में जैसे यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था मैं वो बताता हूँ, आपको स्टेट सर्विसेज में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे इंडियन जो थिंकर्स हैं, जो अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो इसी तौर पे आपको, डिप्लोमेट्स इसी तौर पे आपको रेफर करते हैं इस इशू को, कि हम अखबार में हमेशा पढ़ोगे 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि पैलेस्टाइंस को उनकी जमीन दे दो और इजराइल को उनका प्रोमिस्ड लैंड दे दो, दोनों खुश रहे। 2 स्टेट सोल्यूशन। तो यूपीएससी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि 2 स्टेट सोल्यूशन किसके इशू के रिगार्डिंग पूछा जाता है। उसका डायरेक्ट ऑप्शन था इजराइल पैलेस्टाइन, वो सही ऑप्शन था। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं करंट अफेयर कई बार बहुत डायरेक्ट आते हैं। अगर आपको इशू पता है आपका करंट अफेयर बिल्कुल सही है। इसलिए ये स्पुटनिक जैसे तभी हम नाम याद रखते हैं और उनका सिग्निफिकेंस याद रखते हैं, क्योंकि ऐसे में ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। कोई डाउट है तो पूछो। गोलन हाइट वाला रीजन है। हाँ जी, आपकी आवाज कट गई उमेश। जो सर गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स आपके वेस्ट बैंक में पड़ती हैं, वो भी आपके यही इशू था। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। गोलान हाइट्स। और सर जो इजराइल की जो कैपिटल है यरूशलेम, वो भी वेस्ट बैंक में पड़ती है ना? देखो जो पैलेस्टाइन और इजराइल बनना था, इसमें जो जेरूसलम था ना, जेरूसलम इंपॉर्टेंट शहर क्यों माना जाता है? जेरूसलम दुनिया के 3 रिलीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जूस के लिए इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है मुस्लिम में। मक्का मदीना के बाद जेरूसलम को इंपॉर्टेंट माना जाता है उनके अपनी थ्योरी में, वो हमारे कंसर्न में नहीं, हमने रिलीजन नहीं पढ़ना। और तीसरा क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। इस कारण जेरूसलम को लेके खासकर लड़ाई थी कि जेरूसलम किसे दिया जाए, पैलेस्टाइन को या इजराइल को। तो अल्टीमेटली किया क्या गया, जेरूसलम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था ओरिजिनली। वेस्ट वाला हिस्सा इजराइल का होना था, ईस्ट वाला हिस्सा आपका पैलेस्टाइन का होना था। पर इस टाइम पूरे जेरूसलम के ऊपर इजराइल का कंट्रोल है, क्योंकि पैलेस्टाइन तो एज अ देश बचा ही नहीं। क्लियर है? अब आपका एक छोटा सा काम है, ये मैप धुंधला है इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, तो आपने इसके साथ आज थोड़ा सा टाइम लगा के काम कर लेना। इजराइल के जो आसपास देश पड़ते हैं, इजिप्ट पड़ गया, जॉर्डन पड़ गया, ठीक है, ऊपर सीरिया पड़ गया, इन सब की एक बारी बाउंड्री देख लेनी है। कितनी कंट्रीज को इजराइल टच करता है, कितनी सीज को, ब्लैक सी, डेड सी, सॉरी ब्लैक सी कह दिया, डेड सी, और ये छोटे सी का क्या नाम था वो भी चेक कर लेना। नहीं ये तो अकाबा आ गया, हाँ वो सी नहीं है, ठीक है। तो ये अकाबा आ गया, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा, एक बारी खोल के पढ़ लेना। हाँ अकाबा है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है नीचे। जॉर्डन ये कंट्री है, जॉर्डन को सिर्फ एक ही समुद्र का साइड लगती है, वो गल्फ ऑफ अकाबा है। ये मैप देखोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज आपने देख लेनी है, कौन से सीज, गल्फ और कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री है, ये आज के आज देख लो, ठीक है। बाद में ये मत सोचना हम बाद में देख लेंगे। एटलस उठाओ, मिडिल ईस्ट का मैप खोलो, उसमें वर्ल्ड में वहाँ होगा मिडिल ईस्ट, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। एशिया में, सॉरी एशिया में मिडिल ईस्ट खोलोगे वहाँ दिख जाएगा। सुएज कैनाल, वो तो इस साइड चला गया ना, वो यहाँ मतलब इस मैप में नहीं आ रहा, पर यहाँ नीचे को हाँ सुएज कैनाल भी दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। वो इजराइल की बाउंड्री अब उसे टच नहीं करती, वो आपके क्या कहते हैं, जो सुएज सिनाई जो आपका पेनिनसुला है ना,
उसके बाद इजिप्ट के वो बीच में पड़ जाता है। एक टाइम पे जो स्विस सिनाई है, जो वो जमीन है ना उसके स्विस कैनाल के ईस्टर्न साइड, उसके ऊपर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया था। यानी कि इजिप्ट की जमीन के ऊपर भी बहुत बड़ी जमीन के ऊपर कब्जा था इसराइल का, वो छोड़ दिया अब उन्होंने। पर वो आपको दिख जाएगा, आपने आसपास के सारे सीज पढ़ोगे तो ऑब्वियसली स्विस कैनाल, रेड सी सारे पढ़ने हैं आपने, ठीक है। मतलब पूरा ये मिडिल ईस्ट स्टडी कर लो आज के आज मैप में, ठीक है। कैपिटल भी तेल अवीव और सर आसपास के कैपिटल्स वो भी सब पढ़नी है। हाँ जी। सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? कॉन्टिनेंट शेल्फ होता है कि देखो यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे समुद्र की बाउंड्री लग रही है, ऐसा नहीं होता कि साथ के साथ अचानक यहाँ पे कोई खाई आ जाती है। ऐसा नहीं, ऐसे अचानक ही ड्रॉप होता है कि यहाँ पे तुम जाओगे अचानक गिर जाओगे। कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं ना, यहाँ पे धीरे धीरे जो लैंड होता है ये पानी के अंदर डूबता जाता है। तो एक्चुअली आपके ये दिखते कैसे होते हैं, यहाँ पे ऐसे पानी आना शुरू हो गया, जो बीचेस बन जाती हैं आपकी, ऐसे पानी आना शुरू हो गया। ये ऐसे ना अराउंड कुछ 200-250 किलोमीटर भी कई बार जाते रहते हैं, और फिर जाके ऐसे ड्रॉप आना शुरू होता है। मतलब ऐसे स्लांट करते हुए फिर जाके ऐसे ड्रॉप आना शुरू होता है, फिर ये सी के नीचे वाला बेस। ये जो पोर्शन है जहां तक ये कॉन्टिनेंट एक्सटेंड हो रहा है, जहां से ये फॉल आने से पहले, इसे कहते हैं एक कॉन्टिनेंट की शेल्फ है। हम जितनी भी तुम्हारे समुद्र के अंदर कभी तेल की कोई मिनरल की एक्सप्लोरेशन करते हैं ना, हम इसी एरिया में करते हैं, इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ये आपके ज्योग्राफी में आएगा, इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, ये जो एरिया ऐसे है, ठीक है। क्लियर है? एबिसल प्लेन हम सब पढ़ेंगे। सर कोई और किसी का डाउट? नहीं? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।